नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। दोपहर 1 बजे वाराणसी के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि दोपहर 1:50 पर बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी और स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे और सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, वाराणसी दौरे पर पहुंच रहे हैं। कई मायने इसके। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और समय अगर आपको बता दें तो 1:50 पर बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता भवन में सीएम योगी प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाई देंगे। दोपहर 1 बजे के बाद वाराणसी रवाना होंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 1:50 वो समय होगा जब बीएचयू स्वतंत्रता भवन पहुंचेंगे सीएम योगी और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देंगे स्वतंत्रता भवन में। और ये बड़ी खबर क्योंकि वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसका खुद अवलोकन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और समय अगर हम आपको बता दें तो 1:50 पर बीएचयू पहुंचेंगे सीएम योगी का वाराणसी दौरा आज। और आज हम आपको सीएम योगी का कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। आज दोपहर 1:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। स्वतंत्रता भवन में भी आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन भी करते हुए दिखाई देंगे, जिसके बाद 3:30 बजे रविदास घाट से गंगा पार बन रहे टेंट सिटी का जायजा लेते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम G20 सम्मेलन से संबंधित सभी तैयारियों की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। और तैयारियों की समीक्षा इसलिए भी क्योंकि अवसर के तौर पर यूपी के लिए G20 सम्मेलन आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, जिस तरह से आज वाराणसी का प्रस्तावित दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ डे प्लान रहेगा हमने नहीं बताया। आपसे ही जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि तमाम वो मुद्दे G20 सम्मेलन हो या प्रदर्शनी का अवलोकन हो, तमाम कार्यों में वो दिखाई देंगे शिरकत करते हुए। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश जिस बार G20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है और उसको लेकर के भारत में तमाम जल प्रदेशों में बैठकें होंगी G20 जुड़ी से। उत्तर प्रदेश के लिए 4 जिलों में बैठकें होंगी G20 की, जिसमें नोएडा शामिल है, ग्रेटर नोएडा शामिल है, लखनऊ शामिल है, आगरा शामिल है और वाराणसी शामिल है। 11 बैठकों में कुल 6 बैठकें जो है वाराणसी में ही होंगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री वहां से दौरे पर जा रहे तो इन बैठकों से पहले वहां की तैयारी को समीक्षा भी करेंगे कि आखिर कितनी तैयारियां हो गई हैं, आखिर जो वाराणसी है कितना तैयार है विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य कार्यक्रम में जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे लखनऊ से वाराणसी के लिए रवाना होंगे और 1:50 पर वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद संत भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम कार्यक्रम है जिसमें सहभागिता करेंगे मुख्यमंत्री। इसके अलावा रविदास घाट भी जाएंगे। 3:40 से 4:10 तक टेंट सिटी परिसर है जो स्पेशली निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ जो तमाम आलाधिकारी होंगे उनके साथ कानून व्यवस्था को लेकर के भी बैठक कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा मुद्दा है। कहीं न कहीं इसी मुद्दे के बल पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर पाई। तो इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री काफी सजग रहते हैं और किसी भी जिले में जाते हैं तो वहाँ से समीक्षा करते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था को लेकर के वहाँ के अधिकारी कितने तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी।
स्वतंत्रता भवन में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि 3:30 बजे रविदास घाट से गंगा पार बन रही टेंट सिटी का भी जायजा लिया जाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए वाराणसी से। संतोष, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से आज प्रस्तावित दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी में, क्या कुछ मायने इस दौरे के, क्योंकि तमाम विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे, G20 सम्मेलन को भी को लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की यदि बात करें तो सबसे पहले ये लगभग 2 बजे के आसपास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉल में पहुंचेंगे, जहां पे सुफलाम कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में कृषि मंत्रालय के साथ साथ 6 अलग अलग संस्थाएं इसको सपोर्ट कर रही हैं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा है, धरती हमें हमारे यहाँ माँ कही जाती है, और इस धरती पे कृषि को लेके, या ये कहा जाए कि उपज को लेके कैसे पृथ्वी को बचाते हुए अपने उपज को बढ़ाया जाए, इस कार्यक्रमों का इस पे संबोधन करेंगे। संबोधन के बाद ये प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद ये रविदास घाट पहुंचेंगे, जहां से गंगा के रास्ते, या ये कहा जाए कि जलमार्ग के रास्ते ये टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी वो कंसेप्ट है जो गोवा और दूसरे शहरों की तरह यहाँ पे लाया गया है। और यही नहीं, यदि देखा जाए तो पर्यटक को आकर्षित करने के लिए, काशी की ओर और ज्यादा उन्हें आकर्षित करने के लिए ये योजना है। 13 तारीख से इस टेंट सिटी का उद्घाटन होना है, मुख्यमंत्री को इस टेंट सिटी का उद्घाटन करना है। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ संभावनाएं बन रही हैं कि शायद प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद ये वापस समीक्षा करने के लिए G20 का सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पे अधिकारियों के साथ न केवल उसके पूरी तैयारियों का अवलोकन करेंगे, बल्कि काशी को कैसे सुंदर बनाया जाए, कैसे और भी भव्य बनाया जाए। क्योंकि अलग अलग देशों के लोग आएंगे, उनकी प्रतिनिधित्व होगी, तो समझा जा सकता है कि तमाम ऐसे बैठक होंगे जिनकी संख्या 6 होगी, अलग अलग जगहों पे होगी। उन सड़कों को और उन जगहों को न केवल सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि जो अतिथि होंगे, जो विदेशी मेहमान होंगे, उनको आवभगत के लिए एक नया लुक और नया कंसेप्ट देने की भी तैयारी चलेगी। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जो सुफलाम कार्यक्रम है उसका मोटिव आपने समझाया कि उसका आखिर क्या धरातल पर उसका मकसद क्या है, ये आपने समझाया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी सुफलाम कार्यक्रम में कौन कौन अन्य जो पदाधिकारी मौजूद हो सकते हैं। देखिए, सुफलाम कार्यक्रम की यदि कल की बात करें तो कल कृषि मंत्री खुद यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत किया, प्रदर्शनी का अवलोकन किया। और आज की यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ तमाम दर्जन भर नेता शामिल होंगे। उम्मीद पूरी है, क्योंकि अभी कृषि मंत्री बनारस में ही है, कृषि मंत्री भी इनके साथ साथ होंगे, इनकी अगवानी करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बीजेपी के तमाम ऐसे पदाधिकारी होंगे जो न केवल शिरकत करेंगे, बल्कि उस कार्यक्रमों में एक अपनी सहभागिता भी निभाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, साफ सा बात है कि पृथ्वी जो भारतवर्ष में, या ये कहा जाए कि भारतीय सनातन पद्धति में माँ की संज्ञा दी गई है, माँ को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उससे ज्यादा दोहन न करते हुए, या ये कहा जाए कि उसके आदर के साथ उसकी कैसे उन संभावनाओं को बढ़ाया जाए, ये इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य है। और यही वजह है कि जैसा हमने आपको बताया कि कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित ये प्रदर्शनी है, और इस कार्यक्रम में कृषि मंत्रालय के साथ ही साथ 6 अलग अलग संस्थाएं, जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं का भी समावेश है, उनका भी सहयोग है। जी ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमें वाराणसी दौरे से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। भारत इस साल G20 देशों की अगुवाई कर रहा है। दुनिया के दिग्गज राष्ट्रों से आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए यूपी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इनके आतिथ्य में कहीं भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में G20 सम्मेलन हमारे पास एक बड़े अवसर के रूप में आया है। इस विशेष अवसर पर लाभ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा आधुनिक बनाने में करना चाहिए। सम्मेलन वाले शहरों में यातायात व्यवस्था को किस तरह से और अधिक सुदृढ़ बनाना होगा। विदेशों से आने वाले अतिथि उत्तर प्रदेश से सुखद और यादगार अनुभव लेकर जाएं। इसके लिए सभी जरूरी आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने का कार्य जल्द करें। प्रदेश की कला, संस्कृति और विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का G20 एक बड़ा मंच होगा।
आगे बढ़ते स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा ने जिलेवार प्रभारी बनाए हैं। सपा ने 17 जिलों में प्रभारियों की घोषणा कर दी है। सर्वाधिक 5 लोग गोंडा में लगाए गए हैं। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी गोरखपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि अंबिका चौधरी को गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को देवरिया का प्रभार दिया गया है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। महाराजगंज और कुशीनगर का उन्हें प्रभार दिया गया है। महाराजगंज और कुशीनगर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी। और पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी को भी प्रभार दिया गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को खासतौर पर 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। महाराजगंज कुशीनगर का प्रभार दिया गया है। अब ये घोषणा कर दी है तमाम जिलों में। और अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि किस नेता को कहां पर प्रभार दिया गया है। गोरखपुर से अंबिका चौधरी को, देवरिया से राम गोविंद चौधरी को, और अगर आगे बढ़े महाराजगंज में तो स्वामी प्रसाद मौर्य और राजेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है। कुशीनगर की अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और फैजाबाद में लालजी वर्मा, अंबेडकर नगर में राममूर्ति वर्मा और अमेठी में भगीलू राम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बस्ती की अगर हम बात करें तो राम प्रसाद चौधरी और संत कबीर नगर की अगर हम बात करें तो त्रिभुवन दत्त और संतोष यादव सनी को जिम्मेदारी दी गई है। सिद्धार्थनगर में कमान संभालेंगी माता प्रसाद पांडे, राजेंद्र चौधरी और लक्ष्मीकांत निषाद। बलरामपुर की कमान डॉक्टर एसपी यादव के हाथों रहेगी। श्रावस्ती में इंद्राणी वर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच में मुकेश श्रीवास्तव और रमेश गौतम को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आजमगढ़ की अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में बलराम यादव, दुर्गा प्रसाद यादव, रामाश्रय विश्वकर्मा को जिम्मेदारी गई है। और अगर मऊ जिले की हम बात करें तो मऊ जिले में चंद्रदेव राम यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। सुल्तानपुर में मोहम्मद ताहिर और अनूप संडा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता जुड़ गई है। स्कंदता, जिस तरह से अब नेताओं को अलग अलग जिला में प्रभार दे दिया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? देखिए, समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचक जो है, जो राघु गोरखपुर है, फैजाबाद है, इन तमाम जिलों के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। जिसमें गोरखपुर क्षेत्र है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर के लिए अंबिका जी हैं, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, उनको पूरा कार्यभार सौंपा है। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें मतलब कुल मिला के सपा की 17 जिलों के प्रभारियों की घोषणा की है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 लोग जो नियुक्त किए गए हैं वो गोंडा के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी हैं, जिनको देवरिया का प्रभार सौंपा गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक ऐसे व्यक्ति जिनको 2 जिलों का सौंपा गया है, जिसमें से महाराजगंज है, कुशीनगर का प्रभार मिला है। इसके अलावा तमाम बड़े नाम है, जैसे मऊ है, मऊ से चंद्रदेव राम यादव हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। आजमगढ़ से बलराम यादव को बनाया गया है। बहराइच से मुकेश श्रीवास्तव जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको बनाया गया है। बलरामपुर से एपी यादव हैं, उनको बनाया गया है। गोंडा से ओमकार सिंह पटेल हैं। इसमें तमाम बड़े नाम सामने, टोटल 17 जिले हैं जहाँ पर उन्होंने चुनाव प्रभारी के लिए तौर पर बड़े बड़े नाम हैं जिसको नियुक्त किया गया है। स्कंदता, क्योंकि अब स्नातक खंड चुनाव के लिए सपा की तैयारी है, जिले तौर पर जिलेवार तरीके से अब बूथ स्तर पर अभी काम करने की तैयारी है, तो ऐसे में सपा के ये जो निर्णय है 17 जिलों में प्रभारियों का बनाना कितना मायने रखेगा? क्या कितने तरीके से ये आगे जो चुनाव का रुख है वो बदल सकता है? देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले लास्ट 1 महीने से एक्टिव नजर आ रही है, वो कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। अभी देखो, चाहे वो बूथ स्तर के लेकर हो, चाहे वो अभी उन्होंने 17 जिलों में प्रभारी बनाए हो, या जो भी चीज हो, तो वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार बूथ स्तर की बैठकें कर रहे हैं। वो लखनऊ में बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। बार बार इधर से कभी सैफई का दौरा, कभी कन्नौज का, कभी फर्रुखाबाद का, बाराबंकी और तमाम जिले जो है वो कवर कर रहे हैं और वहां पर जाकर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो उनके पार्टी में अभी अखिलेश वो अक्षयपाल जी शामिल हुए हैं, वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो जितने भी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता वगैरह हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो ठीक है स्कंदता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कानपुर से आपको बता दें, एमएलए इरफान सोलंकी के वकील परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस पर फिर से सक्रिय हुई है। पुलिस इसके बाद फिर से सक्रिय हुई है। पुलिस इरफान के परिजनों से मांगा है आधार कार्ड। परिजनों ने आधार कार्ड की मांग की है। परिजन का आरोप है कि बिना नोटिस के पुलिस पहुंची थी, जिसमें परिजनों ने आधार कार्ड देने से इनकार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई। परिजनों ने आधार कार्ड देने से इनकार किया है, साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वे नहीं देंगे। एमएलए इरफान खान सोलंकी के वकील परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस पर फिर से देखा गया है कि पुलिस एक्शन मोड में आई है। पुलिस सक्रिय हुई है और पुलिस ने इरफान के परिजनों से आधार कार्ड की मांग रखी है, जिस पर कि परिजनों ने इनकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आदम मॉल और किचन के 3 साल पूरे होने पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि जरूरतमंदों को खाना और कपड़ा मुहैया कराने की प्रशंसा बिना किसी भेदभाव के गरीबों को मदद दी जा रही है, उसकी प्रशंसा खुद ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने की है। हम सबको मौलाना फरंगी महिला की मानवता सेवा को अपनाना चाहिए, जिसमें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बड़ी बात कही है। आदम किचन से हजारों लोग फायदा उठा रहे हैं। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान 2 गुटों में फायरिंग भी हुई। फायरिंग में बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लगने से मौत हो गई है उसकी। नोएडा के एक अस्पताल में युवक ने दम तोड़ा। और आपको बता दें कि गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में ये फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा के एक अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में यह फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फायरिंग में 4 आरोपियों को फायरिंग के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मारपीट की खबर है। मारपीट में दोनों गुटों में फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लगी, जिसकी वजह से उसे भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। चार आरोपियों को हिरासत में फिलहाल लिया गया है। हिरासत में ले लिया गया है फायरिंग के लिए। मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। छोटी सी बात को लेकर के किस तरह से मारपीट ने फिर ऐसा रूप ले लिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़ गया। अशोक, जिस तरह से अभी खबर आई है बुलंदशहर से, फायरिंग में बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लगी, जिससे कि उनकी मौत भी हो गई है। कहा जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद ये कुछ हुआ। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, क्या कुछ ये पूरा मामला? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अशोक, बुलंदशहर से मामला सामने आया है। मामूली सी मारपीट को लेकर के 2 गुटों में फायरिंग हुई और फायरिंग में बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली लगी, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास? मामूली कहासुनी को लेकर के 2 गुटों में फायरिंग हुई।
अगली खबर एटा से, जहां मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई और अलीगंज थाना क्षेत्र के भरापुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब संज्ञान में पुलिस आई है। पुरानी रंजिश को लेकर के कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट हुई। अलीगंज थाना क्षेत्र के भरापुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अभी वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगंज एटा का ये पूरा मामला। पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच में मामूली सी कहासुनी को लेकर के मारपीट हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दोनों पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए और अब ये वीडियो भी सामने आ गया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बुलंदशहर से भी तस्वीरें आई थी और अब ये एटा से तस्वीर। मामूली सी कहासुनी ने किस तरह से मारपीट का रूप ले लिया। एटा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं। मामूली सी कहासुनी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरवी द्विवेदी जुड़ गए। आरवी, आपसे जानना चाहूंगी, एटा से ये मामला सामने आया है, दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे बजे हैं और अब ये वीडियो भी सामने आ गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला, जरा अधिक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। जी, तो आपको बताना चाहूंगा, ये एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंग जो है, आप देख रहे हैं, आधा दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं और जो एकदम टूट पड़े हैं, लाठी डंडे लेकर के एक व्यक्ति पर हमला कर दिया है, जिसमें उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक बड़ी एक सवालिया निशान है, जिस तरीके से जो है दबंग एकदम आक्रामक हो गए हैं, उससे लग रहा है कि निश्चित तौर पर उसकी जान लेने पर आमादा है। पर ये जैसे ये पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला वीडियो वजह वायरल हुआ, पुलिस का जो संज्ञान लिया इसमें पूरे मामले में, तो पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए और पुलिस जो है उनकी जांच में जुट गई है। जी, और ऐसे में आरवी, दोनों पक्षों के बीच में जब जमकर लाठी डंडे बजे, अब वीडियो भी सामने आ गया है, तो क्या पुलिस ने क्या कुछ संज्ञान लिया है? क्या किसी पर कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, एफआईआर दर्ज की गई है इसमें, और जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनके यहाँ पुलिस दबिश दे रही है और बहुत जल्द पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजने की बात कह रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें कानपुर से, जहां कई थानेदारों को फेरबदल किया गया है। कई थानेदारों का फेरबदल हुआ है। अपराध पर लगाम लगाने को लेकर थानेदारों को के कार्य क्षेत्र में फेरबदल किया गया है। कमिश्नर कानपुर बीपी जोगदंड ने कई थानेदारों का ट्रांसफर किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 थानेदारों का फेरबदल किया गया है। 11 थानेदारों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं और खासतौर पर कानूनी प्रणाली और व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए ये अभियान किया गया, जिसमें कि ट्रांसफर कर दिया गया है। अब कमिश्नर कानपुर ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 11 थानेदारों का फेरबदल किया गया है। कई थानेदारों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।